रिक्वेस्ट करूँगा तमाम लोगों से कि हैंडलूम को बढ़ावा दो, होशियारी से काम लो, डुप्लीकेट चीज़ों को मत अपनाओ। हैंडलूम हैंडलूम है, उसके तय तक जाओ कि क्या ओरिजिनल है, इसकी जेन्युइनिटी क्या है, हैंडलूम को किस तरीक़े से पहचाना जाए, इसके बारे में मालूमात लीजिए सब। कोई शख्स अगर चाहता है कि उसको प्योर हैंडलूम शॉल चाहिए, हिमरू की शॉल चाहिए, प्योर जेन्युइन हिमरू, तो उसने सबसे पहले इसका बैक साइड देखना चाहिए। हिमरू के शॉल्स में या हिमरू टेक्निक में राइट साइड की चीज़ आपको बैक साइड में नहीं दिखाई देंगी कभी भी। और ये जो छोटे छोटे जो चेक्स दिख रहे हैं आपको, ये इसे कहते हैं स्टिचिंग, इसे फ्लोट के तार कहते हैं, जो कि ये सिर्फ हिमरू टेक्निक में ही है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको ये टेक्निक कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। कि मुग़ल आज़म जो अभी मूवी जो बनी थी 1950 या 55 में या 60 में, तो दिलीप कुमार साहब की जो शेरवानी का कपड़ा जो बन के गया था वो अपने कारखाने से ही बन के गया था। और वो डिज़ाइन अभी भी हम लोग जो है तो इसी सिस्टम के ऊपर अभी भी हम लोग बनाते हैं। टर्बन्स हो गए और झुब्बे हो गए और शेरवानियाँ हो गई, तो वो हिमरू से ही बन के जाया करता था। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं हैदराबाद के स्टेट म्यूज़ियम में, वहाँ पे आपको हिमरू की शेरवानी भी मिलेगी जो कि अपने पास से ही गई हुई है। पावरलूम की जो आमद हुई है और लोगों ने इसके ऊपर हिमरू बनाना जो शुरू किए हैं, हिमरू मतलब उसे मैं तो कहूँगा कि भाई वो डुप्लीकेट हिमरू है। इसे कहते हैं नक्शा। ये सबसे बुनियादी लूम है हिमरू का। इसके अलावा अगर इसमें ज़र्रा सी भी अगर ऑटोमेशन अगर करा जाए तो उसका जो है तो हिमरू का मायने ही बदल जाते हैं। मतलब हिमरू नाम ही नहीं रहेगा, वो लूम के अंदर बोलो या फिर वो टेक्निक में बोलो, हिमरू नाम ही हट जाएगा। इसमें अगर एक छोटा सा अगर जैकार्ड सिस्टम भी लगा दिया गया तो भी वो हिमरू नहीं रहेगा। हिमरू इसे कहते हैं। सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि भाई ये आखिर टेक्निक क्या चल रही है ये। और एक्चुअल हिमरू का सिस्टम सही देखा जाए तो इसी को कहते हैं। इसमें दो लोग काम को लगते हैं, एक वहाँ पे जो शॉल बुनते हैं और दूसरा यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पे एक ये धागे चेंज करने के लिए। जब तक कि ये धागे नहीं रहेंगे लूम के ऊपर, वहाँ पे डिज़ाइन नहीं आएगा। ये जो जाला है, ये जो नक्शा है, ये यहाँ पर जो है तो पूरा यहाँ पे गीट मारी हुई है इसको। जब तक कि ये उठाएंगे नहीं, वहाँ पे वो कलर शटल नहीं डाल सकेंगे। ये मेरी एक अकेले की ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं हैंडलूम को या हिमरू को आगे बढ़ाऊँ। हिमरू किसी की जागीर नहीं है, ये क्राफ्ट है। ये इसको क्राफ्ट समझ के आगे बढ़ाना चाहिए। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रज़ा अंसारी। आज मैं तारीख़ शहर औरंगाबाद और महाराष्ट्र के तारीख़ शहर औरंगाबाद के नवाबपुरे से बात कर रहा हूं। शायद तमाम दर्शक शौक़ रहे होंगे कि ऐसी कौन सी न्यूज़ या ऐसी क्या बताने वाले हैं जो दर्शक देखना चाहते हैं। देखिए, हिमरू एक नाम है। इसकी जब हमने जांच की, इसकी जानकारी मांगी, तो इसका अर्थ ये बताया गया, मुझ जैसा, हमारे जैसा, एक पुराने ज़माने का शब्द है। और ये हैंडलूम से यहाँ पर जो है तो शालें हैं, जो भी है चीज़ें बनाई जाती थी पहले भी, आज भी बनाई जाती है। और सबसे इसमें हैरान कुन बात यह है कि ये मोहम्मद तुगलक जो मुग़ल बादशाह हुआ करते थे, ये उनकी दौर की स्थापना है। और जहाँ हम खड़े हैं ये शायद उनकी 5वीं या 6ठी 7वीं पीढ़ी है। और मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा आगे की ओर आए कि देखिए इस प्रकार से इसके अंदर ये पूरा टोटल हाथ से बनाया जाता है। यहाँ पर शालें बनाई जाती हैं और देख सकते हैं आप कारीगर एक हाथ से बहुत तवज्जो के साथ एक एक तागे को सजोते हैं, संवारते हैं, जमाते हैं। और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हाथ से एक एक तागे को बनाया जाता है, एक शाल तैयार होती है, तो कितने मेहनत होती होंगी। और शायद यही वजह है इस कला को हमारे भारत देश की और प्राचीन काल की कला माना जाता है। और इसकी लोकप्रियता आज भी हमारे पूरे देश में और ख़ासकर यूरोप के देश में पाई जाती हैं। जो भी पर्यटक ख़ासकर हिंदुस्तान आता है, ताजमहल देखता है, बीबी का मकबरा देखता है, अजंता देखता है, तो एक बार यहाँ ज़रूर आता है
क्योंकि ये प्राचीन काल की है और हम समझते हैं कि जब अंग्रेज़ों का दौर हुआ करता था तो वो भी यहाँ आया करते थे। शायद यही वजह है कि इसकी लोकप्रियता, उसकी जान पहचान और नाम आज भी यूरोप में और यूरोप में रहने वाले लोगों में आज भी बाकी है। चलिए और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तफसीलात में लेना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद है सर, आपका पूरा नाम बताइए और ज़रा इसके बारे में ज़रा जानकारी दें, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हिमरू क्या है, हस्तकला क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें आप। मैं इमरान अहमद क़ुरैशी बोल रहा हूँ। और ये जो है तो हिमरू एक्चुअल वर्ड था इसका हमरू मीन्स इसका मतलब ये होता है रेप्लिका, यानी मुझ जैसा। रेप्लिका जो है तो मेन जो पहले बनता था हिमरू में, तो रेप्लिका ऑफ किमखाब, पहले किमखाब बनाया करते थे जो कि सैटिन में और 100% प्योर सिल्क में आया करता था। तो लिहाजा जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया वैसे वैसे इसकी मांग कम होती गई। पहले बादशाह और उनकी बेगमें वगैरह जो थे तो उन लोग इसके टर्बन्स, लॉन्ग गाउन और शेरवानियाँ बनाया करते थे जो कि सैटिन में और 100% प्योर सिल्क में बनता था और वो मशरू की बना हुआ करती थी और किमखाब की। जैसे जैसे उनका दौर ख़त्म होते गया तो वहाँ से अब शुरुआत हुई है मिनिस्टर लेवल की। नए सरकार आते गई, उन लोग ने उनके लिए ऑफिसेस के लिए पर्दे, उनके सोफ़े के लिए कपड़ा वगैरह जो है तो उसके ऑर्डर देते गए। तो इस लिहाज से जो है तो हिमरू को बढ़ावा मिलते गया। लेकिन अब इस दौर में ऐसा हो गया है कि पावरलूम आने से इसका महत्व बहुत कम हो गया है हैंडलूम का। पावरलूम में ये हो गया है कि मास प्रोडक्शन होता है और सस्ता मिलता है। लेकिन हैंडलूम में जो है तो एक शॉल अगर आप बनाना चाहें तो एक शॉल बनाने के लिए तकरीबन 8 दिन लग जाते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं, ये अभी ये नक्शा टाक रहे हैं उन्होंने, इसे कहते हैं नक्शा। ये सबसे बुनियादी लूम है हिमरू का। इसके अलावा अगर इसमें ज़र्रा सी भी अगर ऑटोमेशन अगर करा जाए तो उसका जो है तो हिमरू का मायने ही बदल जाते हैं। मतलब हिमरू नाम ही नहीं रहेगा, वो लूम के अंदर बोलो या फिर वो टेक्निक में बोलो, हिमरू नाम ही हट जाएगा। इसमें अगर एक छोटा सा अगर जैकार्ड सिस्टम भी लगा दिया गया तो भी वो हिमरू नहीं रहेगा। हिमरू इसे कहते हैं। सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि भाई ये आखिर टेक्निक क्या चल रही है। ये अभी हम आपको वहाँ पे वीव करके बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सबसे पुराना सिस्टम है हिमरू का, और एक्चुअल हिमरू का सिस्टम सही देखा जाए तो इसी को कहते हैं। इसमें 2 लोग काम को लगते हैं, एक वहाँ पे जो शॉल बुनते हैं और दूसरा यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे एक ये धागे चेंज करने के लिए। जब तक कि ये धागे नहीं रहेंगे लूम के ऊपर वहाँ पे डिज़ाइन नहीं आएगा। ये जो जाला है, ये जो नक्शा है, ये यहाँ पर जो है तो पूरा यहाँ पे गीट मारी हुई है इसको। जब तक कि ये उठाएंगे नहीं वहाँ पे वो कलर शटल नहीं डाल सकेंगे। ये देखिए, ये एक के बाद एक जो है तो हमें हर धागे को खींचकर नीचे छोड़ना पड़ता है। और ये जो शॉल बुने जाती है ये इसका उल्टा साइड है। ये इसका उल्टा साइड है। इसका अगर आप सीधा अगर देखना चाहोगे तो इसके नीचे आता है।
वो अभी दिखा देंगे आपको वहाँ से राइट साइड। उसका बता दो, नीचे का बता दो खोल कर। ये बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। चलिए आप देखते हैं कि ये भी एक जिसे चरखा कहा जाता है और ये पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है। एक साइकिल का रिंग इस पर दिखाई दे रहा है। चलिए इनके बारे में जानते हैं, ये चीज़ क्या चीज़ है। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसे जो है तो चरखा कहते हैं, और ये चरखा जो है तो इस तरीके के बॉबिन बनाने के लिए काम में आता है। ये बॉबिन जो है तो शटल में लगता है, जिसको हम कटला कहते हैं। ये शटल में लगकर शॉल बुनने में जो है तो ये काम में आता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि जब ये हैंडलूम से काम होता है, शालें तैयार होती हैं, ऑर्डर जैसे दिए जाता है, तो उसके अंदर जो मटेरियल का उपयोग होता है, कच्चा रेशम भी कहा जाता है, पक्का रेशम भी कहा जाता है, वो इस प्रकार से होता है कि देखिए आज आप देखिए लकड़ी का है। इसे आज अगर के युग में देखें तो हम समझते हैं खिलौनों में इसका इस्तेमाल होता है, जो बच्चों की गाड़ियाँ बनाई जाती है, लेकिन ये लकड़ी का पूरा बना हुआ है और ये कहीं ना कहीं इसके उपयोग में आता है। सर इसके बारे में थोड़ा, ये मटेरियल आप कहाँ से लेते हैं, कैसा लेते हैं, इसके बाद थोड़ी सी। रॉ मटेरियल जो है तो ये साउथ इंडिया से आता है रेशम, और कॉटन जो है तो मालेगांव है, भिवंडी है, वहाँ से आता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कोन में बन के आता है। ये 100% कॉटन है, और ये इसका बेस में जो है तो लगता है। ये जब हम शॉल बनाते हैं उसका जो बेस रहता है वो 100% कॉटन रहता है, और जो आड़े में जो हम फेंकते हैं वो ये जो है तो सिल्क रहता है। यानी कि इसमें अगर ये आप बता सकते हैं कि कितने कलर आते हैं इसके अंदर, कलर कितने आते हैं? तो बहुत सारे कलर्स आते हैं। आपको मन चाहे आपको जितने कलर्स चाहिए आप उतने कलर्स लेके आ सकते हैं, लेकिन हैंडलूम में जो है तो आड़े में कलर जो हम फेंकते हैं, जो शॉल में जो कलर्स आते हैं, वो 1 से लेकर तकरीबन 5-6 कलर आप डाल सकते हैं। चलिए आप इस हैंडलूम के बारे में, एक तारीख़ी चीज़ है, और जैसा इन्होंने कहा कि मोहम्मद तुगलक एक मुग़ल बादशाह हुआ करते थे। एक बहुत पुरानी बात हो चुकी, प्राचीन भारत की बात हो चुकी, नया युग है और सैकड़ों साल बीत चुके। इनकी ज़बानी सुनना चाहेंगे। सर आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जैसा आपने कहा कि ये मुग़ल बादशाहों के दौर से होता आ गया, तो आपकी पीढ़ी ने, हम समझते हैं कि 6ठी-7वीं पीढ़ी चल रही होंगी शायद, तो इसको किस तरह संभाला और आपको किन किन तकलीफ़ों से आपको 2-4 भी होना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तकलीफ़ें तो पहले कुछ भी नहीं हुआ करती थी, जब तक कि हमारे वालिद साहब के दौर तक के समझ लीजिए। तकलीफ़ें तो जब तक कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हैंडलूम को काफ़ी सराहा जाता था, काफ़ी जो है तो इसको लोग पसंद करते थे। इंडियंस के अलावा फॉरेन टूरिस्ट भी जो है तो काफ़ी आया करते थे, और हैंडलूम का काफ़ी बोलबाला था और चलता भी था काफ़ी अच्छा। लेकिन चूँकि जब से पावरलूम की जो आमद हुई है और लोगों ने इसके ऊपर हिमरू बनाना जो शुरू किए हैं, हिमरू मतलब उससे मैं तो कहूँगा कि भाई वो डुप्लीकेट हिमरू है। तो डुप्लीकेट हिमरू जब से बनाना शुरू किए तो उसमें मास प्रोडक्शन शुरू होने लगा और उसका रेट कम हो गया। असल में उसकी प्राइस रेंज जो है तो कम हो गई। तो लिहाजा अब ये हो गया है कि लोग को ज़्यादा मालूमात तो है नहीं, अवेयरनेस नहीं है कि भाई ओरिजिनल हिमरू क्या है, डुप्लीकेट हिमरू क्या है। नाम दिया गया था हिमरू, हमारे जो पुरखे जो रह चुके हैं उन्होंने हिमरू का नाम दिया गया था। उन्होंने ये क्राफ्ट को जो है तो यहाँ पे लेकर आए गए थे। तो क्राफ्ट को तो खैर किसी ने आगे बढ़ाया नहीं, अलबत्ता नाम का मिसयूज़ करके इससे काफ़ी लोगों ने जो तो फ़ायदा उठाए। परेशानियाँ अभी है, यानी यूँ समझ लीजिए आप कि भाई
डुप्लीकेट हिमरू आने से जो है तो परेशानी इन द सेंस कि ओरिजिनल को कोई पूछ रहा नहीं, या यूँ समझ लीजिए कि ओरिजिनल क्या चीज़ है ये लोगों को मालूम नहीं। ये फिल वक्त परेशानी है। उसके अलावा जो है तो बाकी रॉ मटेरियल तो हर जगह से दस्तयाब है, चाहे साउथ इंडिया से बोलो आप, बॉम्बे से बोलो, या फिर भिवंडी से बोलो, मालिक रॉ मटेरियल हर जगह से मिल जाता है। अब मेन मसला ये है इसके अंदर कि जैसे कि वीवर्स कम होने लगे तो इंसान को उतनी हिम्मत कहाँ से आएंगी कि अब नए वीवर्स को हम लोग बनाएं, नए कारागिर जो तो हम लोग बनाएं, जब तक कि हमें ये चीज़ का वो ना हो कि भाई जब तक ये डुप्लीकेट यहाँ से जाता नहीं, जब तक कि ये ओरिजिनल को ऊपर नहीं आने देगा। अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि ये बहुत एक सैकड़ों सालों से परंपरा चल रही है आपके आबाजदा से, तो जाहिर सी बात है कि पहले ज़माने में इसका बहुत बोलबाला हुआ करता था। तो पहले के बादशाह बोलो, उसके वज़रा बोलो, सूबेदार बोलो, उस ज़माने के तहसीलदार बोलो, और कहीं ना कहीं निज़ाम का दौर भी बीच में आया उसके बाद। तो कुछ आप बता सकते हैं कोई तारीख़ी यादें जिसको आप फ़ख्र से कह सकते हैं कि भाई इस हिब्रू को जो है तो उन लोगों ने पसंद किया था, आके विज़िट किया था, आपकी हौसला अफजाई की थी, और कहीं ना कहीं उन्होंने उसको बहुत अहमियत समझा था? ऐसे कुछ यादें हैं आपके पास? देखिए, सबसे पुराने ज़माने का तो खैर अभी बोल नहीं सकते कि वो अभी तक तो नहीं होंगे, अगर रखे भी होंगे हमारे पुरखों में ने तो अभी तक तो खैर मेरे नज़रों में तो नहीं आई वो। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुग़ल आज़म जो अभी मूवी जो बनी थी 1950 या 55 में या 60 में, तो दिलीप कुमार साहब की जो शेरवानी का कपड़ा जो बन के गया था वो अपने कारखाने से ही बन के गया था, और वो डिज़ाइन अभी भी हम लोग जो है तो इसी सिस्टम के ऊपर अभी भी हम लोग बनाते हैं। बल्कि मैंने एक शेरवानी यहाँ से बना के यूएस को भी भेज चुका हूँ वही डिज़ाइन की। उसके अलावा जो है जो यूँ समझ लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का विज़िट हुआ था 1956 में। उसके बाद जो है तो काफ़ी जो है तो बिग शॉट्स यहाँ पे विज़िट करके गए हैं नवाबपुरे में, जो कि मेरे पास उनके कुछ है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो लोग विज़िट करके गए हैं ये उन लोग के विज़िटर्स बुक के जो तो कुछ पन्ने हैं। ये 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का लिखा हुआ ख़त है। ये जब वो यहाँ आए थे, जब विज़िट किए थे, तो ये उनके हाथ का लिखा हुआ है। ये एक है ये एडविना माउंटबेटन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये है गायत्री देवी, जयपुर की महारानी, ये उन्होंने विज़िट किए थे। ये है पंडित रविशंकर साहब, जो कि 92 में उनका विज़िट हुआ था। और ऐसे बहुत सारे मेरे विज़िटर्स बुक में जो है तो बिग शॉट्स के जो तो विज़िट किए हुए हैं, और उन्होंने उनके तासुरात उसमें जो तो लिखे हुए हैं। सर, आप जब सियासी शख्सियत या बता रहे कि इतने बड़े प्रेसिडेंट हमारे भारत देश के आए थे, तो क्या उस वक्त आपने उनसे कुछ ऐसा बोला था कि साहब ये सनद दम तोड़ रही हैं और आप सरकार में हैं, आप तो थोड़ा सा तवज्जो दें? उस वक्त तो ये सारे दम तोड़ने का मसला ही नहीं था। जब तो काफ़ी उरूज पे था माशाल्लाह से ये। और उस वक्त ये इसको जो एक लेबल लग गया है, इट इज़ अ डाइंग आर्ट, तो वो डाइंग आर्ट पहले नहीं था। ये अभी 10 सालों में जो है तो इसको डाइंग आर्ट का ख़िताब मिला हुआ है। तो जब ये लास्ट अवार्ड जब मिला है हमारे वालिद साहब, ये जो लास्ट अवार्ड जो अभी मिला था साल भर पहले, तो ये अवार्ड लेते वक्त मैंने यही कहा था कि अवार्ड लेकर जो है तो इसको शोरूम में नहीं सजाने के लिए है ये, बल्कि ये अवार्ड लेने के बाद से हमारी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है इस क्राफ्ट को आगे बढ़ाने की। लिहाजा अब हम लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं कि इस क्राफ्ट को और आगे बढ़ाएं। ये कुछ अवार्ड्स है जो कि हमारे वालिद साहब को और दादा को मिला हुआ है। ये 2012 में जो है तो अवार्ड दिया गया था चीफ मिनिस्टर के हाथों, और ये हमारे ग्रैंडफादर को, दादा को मिला था ये तामपत्र 1970 में। ये आप बता सकते हैं कि ये धात काय की है, मतलब किस तरह की हुआ करती थी? मतलब
ये मेरा ऐसा ख्याल है ये शायद ब्राउन्स या फिर तांबा है, ये तांबा। तांबा। हाँ तांबा है। जी जी। और ये कुछ जो है तो मिडल्स जो कि निज़ाम के ज़माने में जो है तो ये कुछ मिडल्स जो है तो हमारे कारखाने को, हमारे परदादा दादा को जो है तो ये मिला हुआ है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि जब मेडल्स मिले हैं तो निज़ाम के दौर के जो बड़े बड़े सिपह सलार बोलिए, ज़िम्मेदार बोलिए, सूबेदार बोलिए, उनका भी कहने का विजिट रहा होगा? हाँ बिल्कुल, विज़िट किए ना, ये सब लोगों ने जो है तो यहाँ पे इसी कारखाने में सबका विज़िट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसा निज़ाम का दौर हुआ था तो क्या आपको बता सकते हैं, आपकी यादों में आपके बाप दादाओं ने शायद आपको जिक्र किया होगा कि यहाँ निज़ाम सरकार के भी आमद हुई और निज़ाम सरकार ने भी यहाँ विजिट किया, ऐसा कुछ यादें हैं आपके पास? नहीं, निज़ाम सरकार का तो खैर नहीं मालूम, लेकिन हाँ उनके जो सूबेदार वगैरह जैसा आप बोल रहे थे तो उन लोग का बराबर विज़िट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इन लोग जो तो यहीं से बना के सारे कपड़े लेके जाया करते थे। उनके टर्बन्स हो गए और झुब्बे हो गए और शेरवानियाँ हो गई, तो वो हिमरू से ही बन के जाया करता था। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं हैदराबाद के स्टेट म्यूज़ियम में, वहाँ पे आपको हिमरू की शेरवानी भी मिलेगी जो कि अपने पास से ही गई है बनकर। सब हम देखते हैं कि भारत सरकार की तरफ से भी ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारे प्राचीन भारत से जुड़ी हुई है एक कला के रूप में, चाहे किसी भी स्वरूप में हो, उसको भारत सरकार भी और ख़ासकर राज्य सरकार भी प्रयास ही करती है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि ये पुरानी प्राचीन काल की कला है, इसके वास्ते गवर्नमेंट ने आपको कुछ मतलब संभालने की कोशिश की हो या आपको कोई आर्थिक सहायता की हो, ऐसा कुछ है? जी हाँ, इससे पहले काफ़ी सोसाइटीज़ बनी थी, लेकिन अब ऐसा था कि इसमें काफ़ी लोग आ गए थे कि भाई हिमरू हिमरू हिमरू, एक काफ़ी हिमरू का बोलबाला था। और जब ये लोग ने जब देखे कि यार ये यहाँ पे काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं हिमरू देखने के लिए, तो कुछ ऐसे लोग हैं कि इन लोग ने गवर्नमेंट से हिमरू के लिए लोन उठाकर जो तो पैसे वो कर लिए हैं, गबन कर लिए हैं उसका। उसके बाद से गवर्नमेंट ने ज़रूर चाही थी कि हिमरू को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इसको आगे बढ़ने ही नहीं दिए। एक आपसी झगड़े में बोलिए ये जो तो जिधर का उधर ही रह गया है ये। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आजकल हर कला को सीखने के बड़े बड़े इदारे कायम हैं, इंस्टीट्यूट कायम है एक कानूनी शक्ल से। अभी कोई प्राचीन भारत का हमारा एक अंग रह चुका है, एक सिर्फ यादों में ज़िंदा है, तो आप बता सकते हैं कि आज भी लोग उसके सीखने सिखाने के ख्वाहिशमंद है या आपकी तरफ सिखाया जाता है? जी, मैं जो है तो तकरीबन अभी 4 लेडीज़ लोग को सिखा चुका हूँ और अभी मेरे पास 4 बंदे और हैं जो कि मेरे पास सीख रहे हैं। तो वो मैं अपनी ही ज़ात से जो है तो यहाँ पे उन्हें स्टाइपेंड दे के जो है तो सिखा रहा हूँ। अभी तकरीबन 8 लोग ऐसे हो जाते हैं जो मेरे पास अभी हिमरू एज ए हिमरू वीवर बन के तैयार हो जाएंगे। अच्छा, आप जैसा आपने बताया कि आप सिखाते हैं, तो सिखाने के बाद कोई तरह का एक सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है जिस क्या उसको सरकार माने या एक तसल्ली हो के वे हमने सीखा है? अभी सरकार ने शुरू की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तरफ से जो है तो वीवर आइडेंटिटी कार्ड जो तो बन के आ रहा है, जो कि मेरा भी बन कर आया है और मेरे कुछ मास्टर क्राफ्टमैन हैं 2-3 उनके भी बन के आए हैं। अब ये जो 8 वीवर जो बन के तैयार हुए हैं, अब इनके लिए मैं अप्लाई करूँगा जल्द से जल्द गवर्नमेंट को। अच्छा, इसमें आप कुछ गवर्नमेंट से, खासकर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और भारत सरकार से कुछ ऐसी अपील करना चाहेंगे या कुछ मशवरा देना चाहेंगे कि ये परंपरा, ये हमारा कला, ये आर्ट और कायम भी रह सके और आगे बढ़ सके, इसकी तरफ से आपके कोई ख्याल, कोई मशवरा? जी बिल्कुल, असल में हैंडलूम को आगे बढ़ाने का बहुत ही मेरी चाहत तो ये है कि हैंडलूम हमेशा आगे बढ़ता रहे, हैंडलूम जो है तो कभी बंद ना हो। और गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि इसमें जो है तो हमारी मदद की जाए, इसमें हमारी मदद की जाए। मैं जैसा आज 4 लोग को सिखा रहा हूँ, 2-3 लोग को सिखा रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट अगर इसमें थोड़ा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, या अगर गवर्नमेंट तक अगर बात नहीं भी गई या अगर वो नहीं भी करना चाहे, तो कम से कम प्राइवेट कंपनीज़ में जो तो CSR फंड्स जो निकलते हैं, तो उन लोग इसमें हिस्सा लेके एक लोकल हैंडीक्राफ्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये मेरी एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं हैंडलूम को या हिमरू को आगे बढ़ाऊँ। हिमरू किसी की जागीर नहीं है, ये क्राफ्ट है, ये इसको क्राफ्ट समझ के आगे बढ़ाना चाहिए। और एक मैं जो है तो अपील करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा तमाम लोगों से कि हैंडलूम को बढ़ावा दो, होशियारी से काम लो,
डुप्लीकेट चीज़ों को मत अपनाओ। हैंडलूम हैंडलूम है, उसके तय तक जाओ कि क्या ओरिजिनल है, इसकी जेन्युइनिटी क्या है, हैंडलूम को किस तरीके से पहचाना जाए, इसके बारे में मालूमात लीजिए सब, तो लोग को मालूम भी पड़ेगा और ये हैंडलूम कभी झुकेगा नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। अच्छा साहब, हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर कई बाहर से, यूरोप से लोग भी आते हैं, फ़ॉरेन के लोग भी आते हैं, तो क्या आज भी वो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं कि साहब हमें एक शॉल बना के दीजिए, या आपके पास से कुछ कपड़ा हमें ख़रीदना है, या आपके पास जो तैयार है वो दे दीजिए, या ऑर्डर दे के जाते हैं, आप उनको पार्सल बना के भिजा देते बाद में, ऐसा कुछ है ऐसा उसकी? जी जी बिल्कुल है ऐसा। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा हूँ इससे पहले कि शेरवानी का कपड़ा मैं यहाँ से बनाकर यूएस को भेज चुका हूँ, तो वैसे काफ़ी ऑर्डर्स भी आते हैं। और इवन दो आप वो तो खैर छोड़ दीजिए, अब फॉरेन टूरिस्ट का और फॉरेन अमेरिका तो मैं भेज ही रहा हूँ, लेकिन जब से ये पैंडमिक जब से हुआ है, ये 2 साल से अपने इंडिया में भी काफ़ी लोग जो है तो अब हैंडलूम की तरफ राग़िब हो रहे हैं, काफ़ी चाह रहे हैं कि वो हैंडलूम इस्तेमाल करें, हैंडलूम की चीज़ें इस्तेमाल करें, और हैंडलूम को आगे बढ़ाने की फुल कोशिश की जा रही है। अच्छा साहब, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके पास कोई तैयार कपड़े चीज़ है कि उनको लगे कि हैंडलूम का कपड़ा वाकई होता कैसा है, ये दिखाई कैसे देता है, इसके बाद कुछ नमूने हैं आपके पास? है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे कि ये सबसे पुराना डिज़ाइन है ये, जो कि आज भी हमारे पास बनता है। ये इस डिज़ाइन का नाम है, ये पैटर्न का नाम है रमज़ानी जंगला, और ये इसका बैक साइड है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको कोई शख्स अगर चाहता है कि उसको प्योर हैंडलूम शॉल चाहिए, हिमरू की शॉल चाहिए, प्योर जेन्युइन हिमरू, तो उसने सबसे पहले इसका बैक साइड देखना चाहिए। हिमरू के शॉल्स में या हिमरू टेक्निक में राइट साइड की चीज़ आपको बैक साइड में नहीं दिखाई देंगी कभी भी। और ये जो छोटे छोटे जो चेक्स दिख रहे हैं आपको, ये इसे कहते हैं स्टिचिंग, इसे फ्लोट के तार कहते हैं, जो कि ये सिर्फ हिमरू टेक्निक में ही है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको ये टेक्निक कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं, ऑल ओवर इंडिया में। ये चैलेंज है हमारा ये कि ये सिर्फ आपको हिमरू में ही देखने को मिलेगी, और इससे जो है तो आप अंदाज़ा या फिर एक एनालाइज कर सकते कि भाई ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है। ये देखिए, ये है अजंटे का डिज़ाइन जो कि केव नंबर 2 पर है। इसका भी अगर आप देखोगे बैक साइड तो वैसे ही है, देखिए बारीक बारीक चेक्स इसमें नज़र आएंगे आपको बैक साइड। अगर हम ये बारीक चेक्स अगर नहीं डालेंगे इसके अंदर, ये स्टिचिंग कभी अगर नहीं डालेंगे, तो इसका लुक कुछ ऐसा इस तरीके से आएगा। ये देखिए, इसमें क्या हो जाता है, वो अगर स्टिचिंग अगर पीछे नहीं आई तो ये धागे अटक के जो है तो टूट भी सकते हैं। ये इसका राइट साइड है। अच्छा, बता सकते हैं कि जैसा आपने ये बताया है, ये शॉल जी बहुत प्यारी है, हमें भी बहुत पसंद आ रही है, क्या बता सकते हैं कि एक शॉल बनाने के लिए कितना वक्त लगता है? देखिए, ये डिपेंड रहता है। अगर एक 2 मीटर की शॉल बनाने के लिए, 2.25 मीटर की शॉल बनाने के लिए अगर हम उसमें एक ही कलर डाल रहे हैं तो उसको तकरीबन 4 दिन लगते हैं एक शॉल को। और अगर जिस तरीके से ये पहली वाली आपने देखे हैं, इसमें 3 से 4 कलर आ गए, तो ये शॉल बनाने के लिए तकरीबन 6 दिन लग जाते हैं। 6 से 7 दिन, 1 हफ़्ता भी लग सकता है एक शॉल बनाने के लिए। तो साहब आप ये बताइए कि जब आप एक हफ़्ता है तो जाहिर सी बात है फिर ये बहुत महंगी होती होंगी, क्या महंगी इतनी बिकती है? महंगी बिकती है, जो लोग को इसकी कदर है, जो लोग जानते हैं कि हैंडलूम से बनी हुई है और कितनी इसमें मेहनत लगती है, तो वो लोग इसकी कदर करके उतना महंगा लेते भी हैं। जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर अगर आप शॉल को अगर लेना चाहोगे, ओरिजिनल जेन्युइन हिमरू अगर शॉल लेना चाहोगे, तो ये 3 से 4 कलर वाली शॉल ये 4,500-5 हज़ार तक के सेल होती है। मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस ही जो है तो काफ़ी महंगी हो जाती है, क्योंकि लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहूँगा कि अगर वीवर्स लोग बढ़ते हैं हैंडलूम के, तो ये जो 4,500 की शॉल जो है, ये इसका रेट, इसका प्राइस घट भी सकता है, क्योंकि वीवर्स बढ़ेंगे
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। अभी वीवर्स तो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये जो है तो रोज़नदारी के हिसाब से इन लोग को देना पड़ता है। नहीं तो पहले जो है तो उसको पीस वर्क के हिसाब से देना पड़ता था। एक शॉल बुन के तैयार होती थी तो उसका एक ठहरा लेते थे कि भाई 1200-1500 रुपये में एक शॉल वीवर को हम देते थे। अभी ये हो गया है कि 3,500 रुपये तक की एक शॉल की भी जो तो वीवर लेते हैं सिर्फ बनाने के लिए। इस तरह से यहाँ पर हम आए और एक तारीख़ी चीज़ हम कह सकते हैं प्राचीन भारत की, जो मुग़ल कालीन ज़माने से चलती आ रही है, आज भी ज़िंदा है। इसमें सबसे हैरान कुन बात यह है, अगर दिलचस्प अगर कोई बात है तो ये है कि मुग़लों से चलने वाली चीज़, एक आर्ट जो मुग़ल बादशाह पहना करते थे शादी ब्याह के मौके पर, फंक्शन के मौके पर, वो परंपरा आज भी ज़िंदा है और उसी को बनाने का तरीक़ाकार आज भी ज़िंदा है। लेकिन चूँकि वो काफ़ी महंगा साबित हो रहा है तो इसलिए काफ़ी महंगा भी बिकता है। और जैसा इन्होंने जानकारी दी कि यूरोप से, अमेरिका से, जापान से बहुत से लोग आते हैं, यहाँ विज़िट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, जो माल उनको तैयार होता है, समझ में आ जाता है तो वो लेके चले भी जाते हैं। तो बहरहाल ये तमाम हमारा इंटरव्यूज़ अभी यहाँ ख़त्म होता है। इस वक्त हम SDM न्यूज़ के माध्यम से हमारे भारत सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि देखिए, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और आज भी प्राचीन काल की हस्तकला अलग अलग स्वरूप में ज़िंदा है। और जैसा इन्होंने जानकारी दी कि मैं अपने पैसों से जो है तो कुछ महिलाओं को, कुछ जेंट्स को ट्रेनिंग भी देता हूं ताकि कला ज़िंदा रहे। होना तो ये चाहिए था, इस कला को ज़िंदा रखने के लिए भारत सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती, भारत सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आजकल ये कला जो दम तोड़ रही है और ऐसे लोग उनको संभाले हुए हैं। तो अभी भी समय है, क्योंकि यही पहचान आज हमारी यूरोप में जानी पहचानी जाती हैं और ये पहचान की बिना पर, ये कला के बिना पर, ये आर्ट की बिना पर आज भी पूरी दुनिया के लोग भारत का रुख करते हैं। अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग जो कला का जो को देखते हैं, नमूना देखते हैं और दंग रह जाते हैं कि ये भारत देश के किस प्रकार के लोग हैं, जो कभी पत्थर की मूर्तियाँ बनाते हैं, कभी मिट्टी की जो तो मूर्तियाँ बनाते हैं, कभी कपड़ा बनाते हैं, कभी लकड़ी की चीज़ों का उपयोग करते हैं। पता नहीं अलग अलग स्वरूप में ये जो है तो एक कलाकारी जो से चीज़ बनती है। तो भारत सरकार से भी हमारी विनती है कि तमाम महाराष्ट्र के हर ज़िले के अंदर, हर तालुके के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कई महिलाएं और कई युवा को रोज़गार मिल सकता है। और ऐसा नहीं है, ठीक है, ये अपनी जगह बात दुरुस्त है कि ये चीज़ बहुत कॉस्टली भी जा रही है, लेकिन आप इस पर भी ज़रा ध्यान दीजिए कि बाहर अमेरिका से लोग आ रहे हैं और आज भी उनकी मांग जिंदा है। अगर बड़ी संख्या में हमको बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं सस्ता भी बिकेगा और हम समझते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोज़गार मिलेगा। और क्योंकि यह हस्तकला है और कहीं ना कहीं हमारे महात्मा गांधी, जो भारत के हमारे महात्मा पिता भी कहलाते हैं, उनकी यादें भी इनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि महात्मा गांधी खुद हाथ से जो है तो बनाया करते थे, जो भी उस ज़माने के हिसाब से 100 रुपये काम किया करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है कि तमाम भारत की ऐसे प्राचीन काल की तमाम वस्तुएं, वो कलाएं जो आज अलग अलग स्वरूप में आज भी ज़िंदा है, या लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दम भी तोड़ रही हैं, तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये अगर आप उसको ज़िंदा रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भारत की जो तारीख़ है उसको हम कहीं ना कहीं जांच सकेंगे। हमारी जो आने वाली नए युग है, नई पीढ़ी है, वो समझ सकेंगे कि हमारे देश में पहले किस प्रकार से जो है तो टेक्नोलॉजी थी, किस प्रकार से जो है ये इस चीज़ बनाई जाती थी, और एक स्वरूप, एक शक्ल उसकी ज़िंदा रहेंगी। यही कुछ हम समझते हैं और उनकी बातों से भी जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जो है तो इसके ऊपर तवज्जो देंगे। और कहीं ना कहीं ये मुग़ल कालीन किसी भी वाबे से जुड़े हुए हैं, निज़ाम सरकार के दौरे में ज़माने में लोकप्रिय था। और एक हम समझते हैं, एक हम सरकार को, क्योंकि हम भी घूम रहे हैं, कई कलाकारों से हम मिले हैं, वो कलाकारों की मन की बात हम आज चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। अगर आप इनको सही ताकत देना चाहते हैं तो आप इनको ऑर्डर कीजिए। अलग अलग स्वरूप में कई नुमाइशी चीज़ें होती हैं, पर्दे होते हैं, गालीचे होते हैं, आप उनको दें, ऑर्डर करें, ताकि बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ सके, कारीगर पैदा हो सके और इस तरह से कारोबार चल सके। और ये कला जो हमारी एक मुग़ल कालीन बोलिए कि प्राचीन भारत की बोलिए जो चलाई जाती थी, चल रही थी, वो आज जिंदा रह सके। और कहीं ना कहीं आज इसकी ज़रूरत भी है। यही कुछ पैगाम इनकी बातों से, संदेश से जा रहा है।
हमारा सरकार की तरफ से। हाँ ये तांबे में है। हाँ। और ये कुछ चंद बड़े लोग जो है दस्तावेज जो तो विज़िट करके गए थे अपने पास। ये है एडविना माउंटबेटन, नाम सुने होंगे ना आपने? ये बरतानिया की शायद। हाँ, एडविना माउंटबेटन। ये पंडित रविशंकर है, अच्छा अच्छा अच्छा। सितार के जो है तो। हाँ और ये अपने पुराने कारखाने की फ़ोटो। अच्छा। ये जयपुर की महारानी। कितने साल पुराना है? ये तो हाल अभी पिछले साल ही मिला ही।